अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदिम जनजातियों, वनवासी गिरिजन के बारे में जब हम सोचते हैं और पुस्तकों में, पुस्तकालयों में और डिजिटल मीडिया के माध्यम से अध्ययन करते हैं, व्याख्यानों में, पर्यावरणीय शिविरों में, संस्कृति के पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है दुनिया के मानव शास्त्री, समाज वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार यही सोच रहे हैं ग्रीक सभ्यता में, यूरोपियन सभ्यता में और सबसे ज़्यादा हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हमारे वैदिक काल में, उपनिषद काल में, बुद्ध से पहले, बुद्ध के बाद और आज तक जब कहते हैं कि पृथ्वी माँ है और हम पुत्र हैं, और तभी कहते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। तो पृथ्वी को माता नहीं हो सकती, और एक सिद्धांत बहुत पहले जब आधुनिक सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता और तरह तरह के राजनीतिक विचार और दर्शन नहीं थे, तब उन्होंने एक सूत्र दिया कि पृथ्वी बचेगी कैसे, संसार बचेगा कैसे, भूमंडल शेष कैसे रहेगा। क्यों? प्रश्न है कि जितना मनुष्य अपने लिए बनाता है उतना भगवान का बनाया कम हो जाता है। हम इसे सोच सकते हैं इस तरीके से कि जितना हम अपने लिए बनाते हैं उतना ही घट जाता है, चाहे हम कुछ भी बनाएं। मित्रों, तो रास्ता क्या है? इसको मैंने जो जाना अपने सामान्य अध्ययन के दौरान और अंततः डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक लेख में, कि त्याग के साथ भोग, जो सिद्धांत है मार्क्सवादियों का और भौतिक शास्त्रियों का कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका अंतर्निहित अर्थ यह है कि हम जितनी आवश्यकता बढ़ाते जाएं उतने ही आविष्कार होते जाएंगे, फिर उनका भोग करें, फिर और आवश्यकताएं बढ़ाएं और आविष्कार करें। इसका नतीजा क्या है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अपघटन, वन विनाश, समय समय पर बिना मतलब के वर्षा, हिमपात, हिमस्खलन, समुद्र की सुनामियाँ और समुद्र का गुस्सा, उसकी मर्यादा का टूटना, अकाल, अतिवर्षा, विनाश, यही इसका नतीजा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और तेन तक तेन भुंजीथा में कहते हैं, ये हमारे ईशावास्योपनिषद का सूत्र है कि तेन तक तेन भुंजीथा, मतलब कम से कम भोग करो, त्याग की भावना से भोग करो। तो हम जब वनवासियों के बारे में, जनजातियों के बारे में सोचते हैं, तब ये सोचना चाहिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे हम सीख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो हम बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि दुनिया बड़ी गड़बड़ हो गई है, दुनिया बेतरतीब हो गई है, विनाश की ओर, भूख और युद्ध और असंतुलन से दुनिया नष्ट होने को है। तो जब लोग ये सोचते हैं तो हम कैसी दुनिया बनाएं जो सुरक्षित रहे, सही रहे।
क्या यह तरीका, कैसी दुनिया बनाएं, कैसा सामाजिक व्यवहार बनाएं, कैसा मानवीय स्वभाव बनाएं, कैसी तकनीक इस्तेमाल करें, कहीं वो आदिवासी जीवन में तो नहीं छिपा हुआ है। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, हम आदिवासियों से ही सीख सकते हैं कि दुनिया कैसे बचेगी। क्यों? अगर हम आदिवासियों, वनवासियों, गिरिजन को ही सर्वप्रथम उन्हीं पर प्रयोग करें तो मेरा ये निष्कर्ष है कि उनकी ज़िंदगी 3 चीज़ों से बदल सकती है। एक, उनकी परंपरागत खेती जो वर्षा पर निर्भर है और जो बिना रासायनिक खाद के, गोबर के खाद से और पत्तियों के खाद से चलती रही, यह खेती जो वो करते हैं, यह हमारे सोनभद्र में, पड़ोस के झारखंड में, बिहार के आदिवासी अंचलों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आप जाकर के देखेंगे कि लोग केवल गोबर की ही खाद प्रयोग करते हैं और उसी में अपना मीठा वाला मक्का, अपना सेम, खीरा, अपना सावा, कोदो, अपना तरह तरह के धान, कुर्थी, बनबटुरी, परबत्ती, लकड़ा, सब्जियां, सेम सब पैदा कर लेते थे जो उनकी आवश्यकता की होती थी और वो पूरी तरीके से प्राकृतिक जैविक खेती होती है। तो उसकी रक्षा की जाए। इसमें एक दिक्कत है पानी कि यह पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो पानी को गांव में छोटी बंदियां बना के संचित कर ली जाए और पानी का इंतजाम प्रशासन कर सकता है। तो छोटी छत्तीसगढ़ में प्रयोग ये हुआ है, सफल है कि उनको एक बिजली का छोटा कनेक्शन दे दिया है और एक आधी इंच की पाइप दे दी है कि जितना पानी उससे निकले वो आसपास में खेती कर रहे हैं। दूसरा, खेती, पशुपालन, वे गाय, बकरियां, मुर्गी, भैंस ये पालते रहे हैं और वो पशु जो है वो घर पर थोड़ा बहुत भूसा खाते हैं, चारा खाते हैं और जंगल में भी घास चर लेते हैं। उसी पर निर्भर है, उनके गोबर से उनका खेती हो जाता है, खाद का काम करते हैं। और एक इससे आर्थिक सर्किल चक्र भी बनता है छोटा, मुर्गियों से, बकरियों से, गायों से भी एक अर्थ चक्र बनता है। और तीसरा है जंगल। यदि वन नहीं है तो वनवासी कैसा, आदिवासी कैसा? खाली जाति के लिए हम आदिवासी हैं तो कोई मतलब नहीं है। जाति के लिए तो कोई भी जाति अपने रक्त की शुद्धता की दावा नहीं कर सकती हिंदुस्तान में। तो आदिवासी कहते हैं तो वनवासी कहते हैं तो निश्चित रूप से उसके घर के पास एक जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए और नेचुरल फॉरेस्ट होना चाहिए, मौलिक वन होना चाहिए। यूकलिप्टस के जंगल और इमारती लकड़ियों के जंगल और इस प्रकार के विदेशी पौधे तो लगा कर कहीं पर भी हरा भरा कर सकते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में, जैविक विविधता के मामले में हमारे सोनभद्र के खटाबरन का 1 किलोमीटर का जंगल बायोडाइवर्सिटी के मामले में, विविधता के मामले में पूरे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जंगल से ज़्यादा समृद्ध है। तो विभिन्न तरह के मौलिक वन, क्योंकि जंगल से उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, फल तरह तरह के, आंवला, बेल, बेर, जामुन, कठजामुन, मकोए, हर्रा, गेठी, तरह तरह की नकवा, बिरहन, भूये, कंदमूल और फल कम से कम 100 तरह के मिलते हैं खाने को। पहले मांसाहार भी मिलता था, लेकिन अब जीव जंतु कम है तो मांसाहार संभावना खत्म हो। जंगल और पशुपालन और परंपरागत खेती, जैविक, ये उनकी थाली के भोजन का महुआ पूरा हिस्सा है। तो इस प्रकार से वनवासी बच सकते हैं। भविष्य के लिए दूरगामी दृढ़ इच्छा की कोई अगर संकल्पशील सरकार होगी तो जंगलों में जामुन और आम और बेर के पेड़ लगवा देगी सघन, जिसमें उनकी सुरक्षा हो जाएगी। क्यों नहीं लगाए जा सकते चिरौंजी के जंगल? प्रसिद्ध का पेड़ खत्म हो रहा है, क्यों नहीं बचाया जा सकता है? इच्छा चाहिए। लोग महुआ के पेड़ नहीं लगाते हैं क्योंकि 25 साल में कहते हैं फलता। मैं जानता हूँ कि 15 साल में महुआ फलता है
हम लोगों के लगाए हुए सैकड़ों महुआ के पेड़ फल रहे हैं। अब सवाल ये है